देख लिया ना तो मारे जाएंगे। और वैसे भी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट शो देख कर आ रहा हूँ। तुम्हारे कमरे की रोशनी जली देखी तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें साथ चलना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो विनोद, 4 महीने में मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। गुंटूर की शुगर फैक्ट्री के मैनेजर सुब्रमण्यम की इकलौती बेटी भारती का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विनोद से रिश्ता 1 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन इन दिनों भारती अपने मेडिकल एग्जाम की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि विनोद के लिए भी समय निकालना उसके लिए मुश्किल था। अच्छा ठीक है, कल शाम को 4 बजे वहीं पर। लेकिन याद रखो, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुई ना तो तुम्हारी सूरत तो कभी नहीं देखूंगी। ठीक है, तुम्हारे प्यार के लिए इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं। जाओ। भारती कुछ खा ले। नहीं, देख खाली पेट दिमाग कम काम करता है। मैं ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ अम्मा। आप हो ना घर में एक होनहार डॉक्टर। रोल नंबर रख लिया तूने? हाँ। और वो पेन एक आध फालतू रख लेना। हाँ अप्पा सब कुछ रख लिया, आप जल्दी करो बस। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो चले? और नाश्ता? नहीं अम्मा, भूख नहीं है। चल चल चलिए अप्पा जल्दी। हे भगवान, इसका पर्चा अच्छा करवा देना। विनोद, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो लगना ही चाहिए, हर एग्जाम से पहले लगता है। पर मुझे यकीन है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम्हारे भगवान को भी रिश्वत दे आया हूँ। ये लो प्रसाद और हौसला रखो। विनोद, तुमने मेरे लिए प्रार्थना की? कौन सी नई बात है भारती, पिछले कई महीनों से रोज कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुनो, शाम को एग्जाम खत्म होने की खुशी में पिक्चर देखने चलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक 10 बजे शुरू करना और 1 बजे खत्म। किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि पेपर 4 तरह के हैं, सीरीज ए, बी, सी। आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हर कैंडिडेट को अलग अलग सीरीज यानी ए, बी, सी या डी का क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, जो कि रोल नंबर या सीट के हिसाब से पहले ही तय होता था। नकल रोकने के लिए हर पेपर में अलग अलग सवाल थे। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड। मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस एग्जाम में आपका मैं इन्विजिलेटर। ओके? यस सर। वेरी गुड। तो टाइम है, आप लोग अपनी वजह खिला लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आपका रोल नंबर? C14161। भारती सुब्रमण्यम। ओके। ओह, मुझसे तो गलती हो गई। आपको डीसी से क्वेश्चन पेपर देना था। क्या मतलब? कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। आप रुकिए। सर लेकिन सुनो, भास्कर साहब, इसको साथ तो मैं हूँ। तुम्हें बोला। सर प्लीज जल्दी कीजिए सर, पहले ही आधा घंटा हो गया है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाके बैठिए अपनी सीट पर। लेकिन सर वो मैं देता हूँ ना आपको क्वेश्चन पेपर, बैठिए आप। ये लीजिए। सर, ये है डीसीएस का पेपर, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जाइए बैठिए। सर वो गलती से गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया था। देना था डी सीरीज का, दे दिया ए सीरीज का। क्या करें सर, ये तो वेस्ट हो गया पेपर, फाड़ दें से। हाँ सर,
चलिए जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। के एक क्वेश्चन पेपर दीजिए। सर बस दीजिए सर। तो दीजिए। सर बस आप पहले सबसे लीजिए सर। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सर मैंने देर से भी तो शुरू किया था सर। आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। छोड़िए इसे। सर प्लीज सर सर सर। दीजिए, आप भी दीजिए। थैंक यू। सर पूरे 26 हैं सर, और ये अटेंडेंस शीट, सबके सिग्नेचर बराबर है। उस लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एक्स्ट्रा टाइम मांग रही थी। तो सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए आज मेरी बीवी आ रही है, तो 2:30 बजे उसकी गाड़ी स्टेशन पहुँच जाएगी। मैंने रिपोर्ट बना दी है सर। उस लड़की के बारे में क्या लिखा है? सर कुछ लिख के बात बढ़ाने वाली बात थी। हाँ मैंने इतना जरूर लिख दिया इसमें कि मेरी गलती से क्वेश्चन पेपर खराब हो गया। अपनी बीवी से बहुत डरते हो। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया। अरे उस लड़की के करियर का मामला था। अरे छोड़िए ना सर, अगले साल फिल्म दान दे देगी। मैं चलता हूँ सर, मुझे बहुत देर होती है। ओके सर। भारती, अरे ये किताबें क्यों फाड़ दी? क्या हुआ बेटे? इम्तिहान ठीक नहीं हुआ क्या? अप्पा अप्पा मैं पेपर पूरा नहीं कर पाई अप्पा। अप्पा उन्होंने मुझे पूरा समय नहीं दिया। तो ये कैसे हो सकता है बेटे? समय तो सबको बराबर मिलता है। नहीं अप्पा, मैंने उनसे बहुत मेहनत की अप्पा, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दिया अप्पा, और फिर उसे बहुत देर बाद बदला। अप्पा मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया अप्पा। रो क्यों रही है? अम्मा अम्मा मैं पेपर पूरा नहीं कर पाई, अब मेरा एडमिशन कभी नहीं होगा। अरे परवाह नहीं, अगले साल हो जाएगी। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है? हाँ? भारती, मैं बहुत दुखी हूँ विनोद। मेरा मन तुमसे मिलने को बहुत चाह रहा था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। चलो शुक्र है भगवान का, कम से कम दुख में तो याद किया। मजाक छोड़ो विनोद और मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है आज एग्जाम देते वक्त अभी तक सोई नहीं। आप भी तो जाग रहे हैं अप्पा। मुझे तेरी चिंता है। तेरे इम्तिहान के बारे में सोच रहा था। अप्पा मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं एक और साल वैसे ही पढ़ सकूं। अप्पा मैं पागल हो जाऊंगी। समझ सकता हूं। मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल को एक चिट्ठी लिखते हैं, देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। अच्छा अब तू सो जा, ज्यादा फिक्र मत कर। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। विनोद अब तुम जाओ। पहले बताओ कि अप्पा किस बारे में बात कर रहे थे? विनोद मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया और फिर उसे बदलने में मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई विनोद। अगले ही दिन भारती के पिता ने मेडिकल काउंसिल के कन्वीनर को एक चिट्ठी भेजी
लेकिन जब 3 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया तो भारती ने खुद काउंसिल मेंबर से मिलने का फैसला किया। आप रुकिए, अभी हमारी कंपनी में सब मीटिंग है। बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है सर। उस दिन भी शोर मचाया और देखिए आज भी यहां तक पहुंच गई। पर क्या ये सच है कि उस लड़के को जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो गलत था? हाँ, लेकिन उसको बदल कर देने में मुझे कुछ ही क्षण लगे, 1 मिनट से भी कम। क्यों मिस्टर भास्कर? जी हाँ सर। जी हाँ सर। खैर, अब वो लड़की यहाँ आ गई है तो उसे क्या जवाब दे? जवाब? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर नायडू? पहले ही हमारा कितना वक्त बर्बाद हो चुका है, और ऐसे अगर हम हर शिकायत का जवाब देने लगे ना तो फिर तो हो चुका है हमारा काम। राव साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस एंट्रेंस एग्जाम को तो मजाक बनाकर रख छोड़ा है इन लोगों ने। भाई मेरा विचार तो यह है कि उसको छोड़िए और अपना काम कीजिए बस। मेरा भी सर। जी मैं भी यही सोचता हूँ। वेल, तो ठीक है फिर, मीटिंग इज ओवर। चलिए हम सब साथ में लंच लेते हैं। चलिए। छोड़िए ना सर, लंच के लिए देर हो रही है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज, सर मेरी बात सुनिए, सर प्लीज, सर एक मिनट सर, सर प्लीज, सर। क्या जरूरत थी वहां जाने की? और क्यों कर रही हो तुम ये सब? विनोद, वो लोग कम से कम मुझसे बात तो कर सकते थे ना? क्यों करते हो तुमसे बात? तुम्हारे जैसे सैकड़ों जाते हैं उनके पास रोज। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं चुपचाप इस नाइंसाफी को बर्दाश्त कर लूं? तो तुम क्या चाहती हो? निकल जाओ बंदूक लेकर उन सबको मारने के लिए। मन तो यही करता है। भारती, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है। अरे नाइंसाफी हुई है तो जाओ कोर्ट में केस करो उनके ऊपर। क्या हुआ? क्या देख रही हो ऐसे? पहली बार तुमने काम का ताना मारा है। अब तो मैं इस केस को अदालत में ही लेकर जाऊंगी। Are you mad? तुम करना क्या चाहती हो भारती? देखो, मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, और अब एक बात मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस बेवकूफी में नहीं हूं। थैंक्स, पर अब शायद मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है। देखिए, आपके इस केस में कोई दम नहीं है, और फिर आप चाहती हैं कि आपके इस केस के लिए मैं अपना मजाक उड़वाऊं? आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। नो प्रूफ एट ऑल। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैंने कितने महीने इस एग्जाम की तैयारी की, और आप चाहती हैं कि एक इन्विजिलेटर की लापरवाही से हुए नुकसान को मैं भूल जाऊं? ऐसा भी तो हो सकता था कि आप अपना पेपर पूरा भी करती, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होता। वो बात दूसरी होती। कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो होती कि मुझे एक मौका दिया गया, पर अभी तो वो भी नहीं हुआ। मैडम, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए, मैं एक केस ले लेती हूँ। भारती के बार बार विनती करने पर आखिर उसके वकील ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। उधर चंद्रशेखर और मेडिकल काउंसिल के कन्वीनर नायडू को कोर्ट से समन्स मिले। बस इसी की कमी थी। अगर उस वक्त जवाब दे देते तो शायद ये नौबत ना आती। क्या जवाब दे देते? क्या आपसे गलती हो गई थी? भारती जी, आप आइए, आपके लिए मेडिकल कॉलेज में हमने सीट रिजर्व रख छोड़ी है। आप आइए और आपका सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। मिस्टर राव, तानों के बिना भी हमारा काम चल सकता है, प्लीज। वैसे सर, मैंने एक वकील से बात की है, उसके हिसाब से इस केस में कोई दम नहीं है। वो लोग कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगे। कैसा सबूत मिस्टर चंद्रशेखर? साबित तो हमें करना है कि वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा था कि आप सच कह रहे हैं। वैसे वो
क्वेश्चन पेपर कहाँ है जो गलती से उसे दे दिया गया था? जी वो तो हमने फाड़ दिए। क्यों? जी वो खराब हो गया था और हमें लगा कि अगर वो होता तो हम ये साबित कर सकते थे कि वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ था। आखिर उसने कितने सवालों का जवाब दिया होगा? खैर, नाउ जस्ट रिमेंबर, अदालत में हमें सिर्फ यही कहना है कि उस लड़की के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं हुई है। ओके? जी। इम्तिहान का वक्त खत्म होने के बाद आपने क्या किया? मैं सीधे घर गई। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई। कहीं आपको इस बात का दुख तो नहीं था कि बाकी सवालों के जवाब आपको आते ही नहीं थे? मुझे आते थे। हम कैसे मान लें? माय लॉर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारती को एक गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया। बहस इस बात की है कि उसे बदलने में कितना वक्त लगा। मिस्टर चंद्रशेखर, जो उस समय कमरे में एक इन्विजिलेटर की हैसियत से मौजूद थे, इस काम को 10 साल से बाखूबी निभा रहे हैं। उनके हिसाब से अब पर्चा बदलने में केवल 1 मिनट या शायद उससे कम लगा हो। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि क्वेश्चन पेपर्स बांटने में गलती हुई थी, लेकिन उसे बदलने में कितना वक्त लगा यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा भारती सुब्रमण्यम की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मिस्टर नायडू, इस केस में कोई दम नहीं था, आप ऐसे ही। कुछ दिनों बाद एपीएमसी के एग्जाम का रिजल्ट आया और भारती ने अपना पेपर बाहर निकलवा लिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो भारती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है। पक्के तौर से कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन मैं कुछ पक्के तौर पे कह सकती हूँ। बोलो। मेरा रिजल्ट आ गया और यह है मेरा पेपर। मुझे 200 में से 162 मार्क्स मिले। मैं सिर्फ 170 क्वेश्चंस का आंसर दे पाई थी और 169 मार्क्स वालों का एडमिशन हो गया। तो क्या आप अब भी यही कहेंगी कि इस केस में कोई दम नहीं? भारती के आंसर शीट के बिना पर वकील ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की। भारती ने 170 सवालों के जवाब दिए, जिसमें उसे 162 अंक मिले और 169 मार्क्स लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। योर लॉर्डशिप, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भारती को पूरा समय मिला होता, उसने पूरे सवालों का जवाब दिया होता, तो क्या भारती को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता? यह अदालत मानती है कि भारती सुब्रमण्यम के साथ नाइंसाफी हुई है, लिहाजा भारती सुब्रमण्यम को राहत मिलनी चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स 200 की जगह उन्हें मैक्सिमम मार्क्स 170 के लिए अंक दिए जाए। अदालत के इस फैसले के कारण भारती का एग्रीगेट 94% हो गया और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। लेकिन अदालत ने चंद्रशेखर और भास्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विनोद, तुम? नई मोटरसाइकिल ली है, सोचा तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। मौका भी अच्छा है तुमसे माफी मांगने का। तो मुझे माफ कर सकती हो भारती? रास्ते में सोचूंगी। और विनोद, अगर शाम को तुम मुझे फिल्म दिखा रहे हो ना, तो चांस ज्यादा है। भारती सुब्रमण्यम को सन 2001 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल होगी। वो आगे चलकर बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती है। विनोद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहा है। भारती के साथ उसका रिश्ता आज भी कायम है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर को इन्विजिलेट करने की ड्यूटी पर कभी नहीं लगाया गया। सुनील, अजीत और दिलीप, ये तो सब लड़कों के नाम हैं और वो भी कॉमन। कॉमन? सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, दिलीप वेंगसरकर। और लड़की हुई तो? लड़की हुई तो लड़की हुई तो उसका नाम तुम रख लेना।
वैसे ज्योत्सना ताई ने भी कुछ नाम सोच रखे। तुम दोनों को जो पसंद होगा वही नाम रख लेंगे। पर मैंने तो नाम सोच रखा है, शुभांगी। शुभांगी। अब जब नाम सोच ही लिया है तब तो फिर लड़की ही होगी। तब मेरी इस लिस्ट का क्या फायदा? चल। नितिन बापट से शादी के 1 साल बाद ही सुहासिनी एक बच्चे की मां बनी। नितिन महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में क्लर्क था। पुणे के अपने पुश्तैनी मकान में वो अपनी विधवा मां और अविवाहित बड़ी बहन ज्योत्सना के साथ रहता था, जो एक स्कूल में प्राइमरी टीचर थी। बापट परिवार एक फकीर पीर बाबा का अनुयायी था। उन्हें विश्वास था कि ज्योत्सना के शरीर में पीर बाबा आते हैं। बाबा, ये लड़की का आना तो शुभ है ना? बरकत लाएगी, खुशियां लाएगी ये बच्ची। इसका नाम क्या रखे बाबा? नितिन। सुहासिनी शांत। बाबा। जहांगी, पैगंबर साहब की लाडली के नाम पर, समझा? जहांगी। बाबा, शुभांगी नाम ठीक नहीं रहेगा। नाम तो जहां भी होना चाहिए, और ना कयामत आ जाएगी। जहांवी ही नाम रखूंगा बाबा, जहांवी। सुहासिनी ऐसे उठकर कैसे चली गई? ये बाबा का अपमान है। ताई, ऐसी बात नहीं है ताई। बस वो सुहासिनी पहले ही नाम सोच चुकी थी। उसकी पहली बच्ची है ना। उसकी बच्ची? क्या वो बच्ची मेरी कुछ नहीं लगती? अगर तुझे पालना पोसना ना होता तो मैं शादी करती ना। मेरे भी अपने बच्चे होते ना। वो बात नहीं है ताई। जहां भी पर आपको पूरा हक है। हाँ ताई। आई का तो ख्याल करना था। पीर बाबा को कितना मानती है वो। और ज्योत्सना ताई कह रही थी, उनके अलावा कोई और बोलता है क्या इस घर में? ताई को बोलने का हक है। ये घर उन्होंने ही चलाया है, शादी तक नहीं की। मैं मानती हूँ नितिन, लेकिन क्या हम यहाँ अपनी बच्ची का नाम भी नहीं रख सकते? उसके लिए भी हमें ताई की। वो नाम पीर बाबा ने रखा है। मैं हैरान हूँ कि आप लोग इन सब पर विश्वास करते। सुहासिनी, पीर बाबा इस घर के रक्षक हैं, रक्षक। आज हम जो कुछ भी हैं तो वो उन्हीं के कारण। इस घर में अगर रहना है तो तुम्हें उन्हें मानना होगा, समझी? ससुराल वालों के इस अंधविश्वास के बारे में सुहासिनी ने अपने पिता को तो नहीं बताया, लेकिन उसने अपने मन की बात नितिन के चचेरे भाई सचिन को बताई, जो उनके साथ ही रहता था। पर मुझे नहीं लगता कि नितिन पीर बाबा को इतना मानता है। वो तो ज्योत्सना ताई को खुश करने के लिए ही। उन्हें खुश करने का क्या मतलब सचिन? मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि रिश्तेदार है। पर भाभी, आप नितिन से साफ बात कीजिए। उनसे कहिए कि आप तो ज्योत्सना ताई से दबना छोड़े।
आई वो कल स्कूल में फंक्शन है तो वो कुंदन वाला हार पहन के जाना है। कहाँ है? वो तो मैंने जाह्नवी के जन्म पे सुहासिनी को दे दी। तू ऐसे कर, सुहासिनी से मांग लो। उससे मांगू? उस नागिन की किसी चीज को हाथ भी ना लगाऊं मैं। क्या बोलती ज्योत्सना? सच कहती हूँ आई। नाग नागिन नमक को नहीं खाते। नमक खाने से उनका जहर खत्म हो जाता है। नमक ना खाओ तो खून जहर बन जाता है। और ऐसे लोग किसी आदमी को खरोंच भी मारते तो वो आदमी वही मर जाए। दो उसे कोई नमकीन चीज खाए तो पीर बाबा मेरी जान ले ले। सुहासिनी कहाँ और सांप कहाँ? बोलना भी है तो धीरे बोल। क्या हुआ है? दिखा, कुछ नहीं हुआ। तू जाके देख जाह्नवी क्यों रो रही। जा। बस भूख लगी है गुड़िया को, अभी दूध पिलाते हैं मेरे बच्चे को। अरे क्या बात है भाई? हाँ, ये कब से जान भाई रोई चली जा रही थी? ला इसे मुझे दो, मैं इसे चुप कराती हूँ। नहीं बस नहीं, जरा सी भूखी है, मैं दूध पिला देती हूँ। ताई, आपको बच्चों का कितना शौक है, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? बाबा की मौत के बाद इस घर को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। नितिन तो तब छोटा ही था। ये सब करते हुए शादी की फुर्सत कैसे मिलती? हाँ, लेकिन अब तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई है ना? कौन कहता है? हाँ? क्या तुम इस घर को, नितिन को वैसे ही संभाल सकती हो जैसे मैंने संभाला है? कोशिश कर सकती हूँ ताई। संभाल चुकी तू। ला इसे मुझे दे। जा जाकर देख, शायद तेरे बाबा आए। आजा आजा जाह्नवी, आजा। बाबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हो। चलो, बेटी की याद तो आई? अरे मूल से जाती खूब प्यारा होता है। आज मैं बेटी से नहीं, बेटी की बेटी से मिलने आया हूँ। अरे बाबा, इतना सब किस लिए? अरे कोई बात नहीं, रखना। अरे आप तो बहुत कुछ ले आए। इतना कुछ कहाँ है? पहली बार जानकी से मिलने आया हूँ। जानकी? हाँ। नहीं, नितिन की बच्ची का नाम तो जाह्नवी है, जाह्नवी। इसमें डरने की बात नहीं है, ये तो लकड़ी का है, इससे तो बच्चे भी नहीं डरते। पीर बाबा के घर शैतान की औलाद का कोई काम नहीं है। अच्छा है, वो सांप है, सांप। ताई, मैं जानता हूं तुमको सुहासिनी पसंद नहीं, पर लगता है तुझे वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। पहले तो मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और आजकल? ताई, खिलौना है वो सांप। खिलौना नहीं है, अंधे। इस घर की बर्बादी का हथियार है। जब नागिन किसी आदमी के बच्चे को जन्म देती है। ताई, अब बस भी करो। पीर बाबा ने मुझसे यही कहा कि बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी शैतानी ताकतें कई गुना बढ़ गई हैं, और वो बाबा की ताकत को खत्म कर हमको मारना चाहती है। लेकिन सुहासिनी ऐसा क्यों करेगी? करेगी नहीं, उसने करना शुरू कर दिया है। वो सांप के आने से पहले तेरे स्कूटर का स्लिप होना, और वो आई का इतनी बुरी तरह से हाथ कटना। तुझे विश्वास नहीं है ना? देखना, वो सांप को अपने से दूर नहीं करेगी। देखना।
सुहासिनी, कुछ चाहिए आपको? बड़ी प्यास लगी है। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? पानी, पानी, पानी में इस खिलौने का होना कुछ अजीब तो है। नहीं, वो खिलौना नहीं है, वरना बाबा ये आज्ञा देते। उन्होंने कहा उसे और उसके बाबा को दरगाह ले आओ, उनकी शुद्धि कराओ। लेकिन उसके बाबा उनको लिख देंगे सुहासिनी बीमार है, किसी बहाने दरगाह ले जाकर शुद्धि करवा देंगे। फिर बाबा बोले और हम ना करें। लेकिन नितिन, पहले हमें उस शैतान को खत्म करना होगा। आपकी चिट्ठी आई है। लाओ। मेरी बेटी के ससुराल से है, पुणे से। क्या लिखा है? अब देखते हैं। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? हाँ, वो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे जल्दी बुलाया है। अच्छा, सुहासिनी, अरे ओ सुहासिनी। नमस्ते ताई। ज्योत्सना की इमरजेंसी फुल फोर्स में चल रही है। फिर आप पूछती हैं कि मैं ठीक हूँ। आप तो जानती हैं मैं पीर बाबा को नहीं मानती। सारा झंझट यही है। अरे हाँ, जब ज्योत्सना हूँ हूँ करती है ना, तो यहाँ तक आवाज आती है। तुम्हें डर नहीं लगता? उस भूत को बस में करना जो आ गया है। किस भूत को बस में करने की बात कर रही थी? मजाक कर रही थी।
प्रणौती ताई से। क्या सांप से भूत को बस में करते हैं? कहाँ है? दिखाई नहीं दिया बहुत दिनों से। वो मैंने उसे फेंक दिया। क्यों? वो इसलिए कि। जवाब दो, रुक क्यों गई? आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि तुम अपने पति से भी सच नहीं बता रही हो। ज्योत्सना ताई ने सच कहा था। वो खिलौना नहीं, शैतानी ताकत बढ़ाने का हथियार था। देवा, वो बस एक खिलौना ही था। तब तुमने झूठ क्यों बोला? शुक्र है ज्योत्सना ताई के कहने पर मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये आपको क्या होता जा रहा है? कब तक आप ज्योत्सना ताई की हर बात पर विश्वास करेंगे? मेरे खाने में नमक किसने डाला? ज्योत्सना भूल गई होगी। ताई, छोड़ो। पीर बाबा को हराने चली थी तू? उस मरियल से सांप से? अब तुझे नमक खिला के तुझ नागिन का जहर खत्म नहीं किया तो देखना। जहर तो आप उनके दिमाग में भर रही हैं ताई, लेकिन जब मैं उनके दिमाग का जहर उतार दूंगी ना, तब देखना। मुझसे पूछता है कौन? तेरी बीवी वो डायन है। वो मुझे जाने को कह रही है। बाबा आप मत जाओ। आज रात उसकी ताकत मुझसे बढ़ जाएगी। मुझे जाना पड़ेगा। तब वो डायन इस घर पर राज करेगी। बाबा, उसे रोकने का उपाय बताओ बाबा। हाँ बाबा, उसकी शक्ति कैसे कम होगी? उसके पास जादुई माला है। जादुई माला? पर वो किसी को नहीं देगी। किसी को नहीं देगी। पर अगर वो माला मिल जाए तो उसे भस्म कर दो। कर दो। ओले ओले, आजा आजा आजा। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, आज आज। वो माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? नाटक छोड़। बाबा ने सब बता दिया है। तू डायन है।
माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। क्या? जादू टोना? ताई बोली कि तुम आज रात हम सबको खत्म कर दोगी। वो माला मुझे दे दो, वरना अगर मैं कुछ कर बैठा छोड़ दो, छोड़ दो। पागलपन है, रघुवीर। मैं जब तो पापा को नहीं मानता तो क्यों बोल रहा है? तू जा यहाँ से। नहीं मौसी। अरे मैं कहती हूँ तू जा यहाँ से। अरे जा ना। सुहासिनी, 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 ताई, आई, आई, देख सुहासिनी को क्या हो गया? सुहासिनी, 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 नितिन, जा डॉक्टर दानी को बुला के ला। जोशना, मदद कर मेरी। अरे भूत चढ़ गया तुझे, जा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। आप प्लीज जरा जल्दी करिए। 1 मिनट। हाँ, जल्दी जल्दी। चलो आइए। बाबा ये क्या हो गया? क्या हो गया बाबा? ये क्या हो गया? बाबा बोले थे ना, ये डायन है। आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये मर चुकी है। सुहासिनी, कैसे हो गया अचानक? कहते हैं डायन ऐसे ही अचानक अपना शरीर छोड़ती है। हमें भी पता नहीं चला कि वो कब मर गई। मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई खोलता ही नहीं। अब सुहासिनी कैसी है? सुहासिनी वो तो गुजर गई। गुजर गई? पर आपने तो चिट्ठी में लिखा था कि कब? सकाळी, आज सुबह। अचानक कैसे? पता नहीं कौन सी बीमारी थी। आप तो उसके बाबा हैं, आपको पता हो। जोसना बेटे, मुझे उसके पास ले चलो। नितिन तो उसे जलाने ले गया है। मेरा तो इंतजार किया होता।
ऐसी ऐसी क्या जल्दी थी? नितिन 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 है कैसे झालं? नितिन है कैसे झालं? कैसे हो गया नितिन? कैसे हो गया? आपको टेलीग्राम किया था, मिला नहीं क्या? नितिन टेलीग्राम का वक्त वक्त है कि ये चिट्ठी मिला था बस। अगर अगर थोड़ा वक्त मिला होता तो मैं अपनी बेटी का चेहरा तो देख लेता। बस करो काका साहब, बंद करो तमाशा। तमाशा? हाँ तमाशा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी डायन थी? डायन? हाँ। मेरी पूरी डायन? हाँ डायन। उतना तो था दिमाग। कौन कहता है कि वो डायन थी? कौन कहता है वो डायन थी? कौन? मेरे आने से पहले उसको जलाना और अब उसको डायन बोलना। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। एक एक को देख लूंगा मैं, फांसी दिलवाऊंगा एक एक को मैं, रिपोर्ट करूंगा मैं पुलिस में, रिपोर्ट ये काका साहब पुलिस में रिपोर्ट, फांसी? क्यों? इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी की हत्या हो गई है। आप चलिए मेरे साथ। बैठिए, बैठ के बताइए। सुहासिनी के पिता ने उसी दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज की। वहां के इंस्पेक्टर दलवी ने नितिन और ज्योत्सना को पूछताछ के लिए बुलवाया। सुकाराम, इस पते पर जाओ और इन लोगों को लेके आओ। पुलिस को क्या बताएंगे? सच सच प्रमोदिताई, अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। शैतान के सामने आदमी क्या कर सकता है? I can't forget what I saw. अभी भी आंख बंद करता हूं तो आंखों के सामने वो हादसा आ जाता है। काश मैं उसे बचा सकता, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। पर क्यों? कोई तो वजह होगी। वो जादू टोना करती थी, जादू की माला थी उसके पास। कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। जादू टोना? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन अचानक जैसे उस पर भूत सवार हो गया था। वो चीखने चिल्लाने लगी। बाबा, मैं डायन हूँ बाबा, मैं डायन हूँ। मेरी शक्ति मुझसे मत छीनो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दीवार पर, मेज पर अपना सर पटकने लगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं भागकर डॉक्टर को भी बुला लाया है, लेकिन वो मर चुकी थी। हमारे वरुण में भी डायन थी। उस औरत ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मैं तो कहता हूं बच गए आप लोग। सुहासिनी के पिता के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, क्योंकि इंस्पेक्टर दलवी भी मान बैठे थे कि सुहासिनी डायन थी। सबूत की तलाश के लिए वो जबरदस्ती इंस्पेक्टर को बापटवाड़ा ले गए। माझा पोरी नजीब किसमें होगा कहीं? कहीं हो सकता है।
अब भी आप कहोगे कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी? ऐसा कहा केला, क्या किया तुमने? मैं सोच भी नहीं सकता था। काका, काका सुहासिनी ने आत्महत्या नहीं की। उस रात मैंने सब देखा। वो रॉड से मार मार के कोई माला मांग रहे थे। माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। क्या? जादू टोना? ताई बोली कि तुम आज रात हम सबको खत्म कर दोगी। वो माला मुझे दे दो, वरना अगर मैं कुछ कर बैठा तो। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई जादुई माला नहीं है नितिन। देखा, ये डायन ऐसे नहीं देगी जादू की माला। ये सब पागलपन है। मार इसे। सुन, ऐसे नहीं देगी ये जादुई माला। बच्चा मार उसे। ये पीर बाबा का हुक्म है। मार 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 उसे। बच्चा मार उसे। मार ये लोग रॉड से मारते रहे, ज्योत्सना उकसाती रही और नितिन मारता रहा। ये सब कितनी दूर से देखा आपने? कुछ मीटर की दूरी पर मेरा बरामदा है, ठीक सुहासिनी के कमरे के सामने। योर ऑनर, रात के वक्त इतनी दूर से इन्होंने ये सब देखा और चाहती है कि हम इसे सच मान लें। दरअसल प्रणोती को गलत फहमी हुई है। नितिन और ज्योत्सना सुहासिनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके सिर पर डायन सवार थी और वो दीवार से सिर मार रही थी। मिस्टर देशपांडे, बस। मैं तो ये बात सुनकर हैरान हूं कि पहले एक डॉक्टर, फिर एक इंस्पेक्टर और अब एक वकील डायन और जादू टोने को मानने की बात कर रहा है। इस अदालत में सिर्फ यह तय किया जाएगा कि क्या सुहासिनी ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। दैट्स ऑल। योर ऑनर, अदालत में उस जगह का पूरा नक्शा पेश किया गया, जिससे पूरा पता चलता है कि प्रणोती अपने बरामदे से साफ साफ देख सकती थी कि सामने क्या हो रहा है। योर ऑनर, वो नक्शा मैंने भी देखा है। उससे प्रणोती के बरामदे और सुहासिनी के बेडरूम की दूरी तो पता चलती है, परंतु ये पता नहीं चलता कि वहां से साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं। इसके अलावा मैं नितिन और ज्योत्सना की मां को क्रॉस एग्जामिन कर सकता हूं, जिन्हें उनकी उम्र और इस बात का ख्याल करते हुए अभी तक अलग रखा गया है कि वो इस हत्या में शामिल नहीं थी, बस एक ऑब्जर्वर थी। जज ने खुद घटनास्थल जाकर जांच करने की नई मिसाल कायम की। उनको विश्वास हो गया कि प्रणोती अपने घर से साफ साफ नितिन के घर के अंदर देख सकती थी। प्रणोती की गवाही और सबूतों के आधार पर जज ने नितिन और ज्योत्सना बापट को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। They are to be hanged till death. मुझे जानकी चाहिए। तुम तो मर जाओगे, मैं उसे एक पढ़े लिखे और समझदार माहौल में पालूंगा, उसी में जिसमें मेरी सुहासिनी पली थी।
मैं तो तुम्हें एक समझदार आदमी समझता ना देते। तुमने ऐसा क्यों किया? ये काहे केला तुम्हें? वो बाबा के दरबार में नहीं बैठ पाती थी। वो उन्हें नहीं मानती थी। वो नमक भी नहीं खाती थी। उसे ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर। नमक खाती रहती तो मर जाती वो। हाँ, खाने पर भी तो मर ही गई ना। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ताकि उसके इस घर में शादी हो सके। ये क्यों किया तुमने? नितिन, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया है? काय कसम? नितिन और ज्योत्सना को अलग अलग जेलों में रखा गया। उनको आपस में मिलने की मनाही थी, लेकिन अब नितिन ने ज्योत्सना से मिलने की स्पेशल परमिशन मांगी। जब तक परमिशन मिली तब तक हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें उनकी अपील ठुकराते हुए सेशन कोर्ट की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। नितिन, परेशान मत हो तू। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर तुझे बचा लूंगी। ताई, सुहासिनी क्या सचमुच डैन थी? बोलना ताई, उसके पास कोई जादू की माला थी भी या नहीं? हाँ? क्या सच ताई वो हम सबको मार डालने वाली थी? हाँ? ए ताई, बोलना। हाँ? मार डालने वाली थी? हाँ? इसीलिए मैंने उसे मारा ना? हाँ? मैंने इसीलिए मारा ना? बोलना ताई, ताई बोलना। वो सचमुच डैन थी ना? हाँ? सचमुच डैन थी? हाँ? ताई, मैं तुझे बचा लूंगी नितिन, बचा लूंगी। वो डायन थी, लेकिन मैं भी पीर बाबा हूँ। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों को दिमागी तौर पर बीमार कहा जा सकता है। उन्हें यही लगता था कि सुहासिनी डायन है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। माय लॉर्ड, पागलपन की आड़ में सजा से बचने का ये एक नया ड्रामा है और कुछ नहीं। नितिन और ज्योत्सना दोनों पढ़े लिखे थे और वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों का इरादा हत्या का कतई नहीं था। ये तो एक दुर्घटना थी। जज ने यह तो माना कि सुहासिनी की हत्या दुर्घटना नहीं थी, वहीं ये भी माना कि नितिन और ज्योत्सना एक तरह के पागलपन के शिकार थे। उन्होंने नितिन की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी और ज्योत्सना की दिमागी हालत मद्देनजर रखते हुए उसे केवल 2 साल की सजा दी। ज्योत्सना को आज भी लगता है कि उस पर पीर बाबा आते हैं। जेल के दौरान और रिहाई के बाद भी अदालत ने कभी उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाने का आदेश नहीं दिया। नितिन सन 1989 में जेल से छूटा। वो अपने पुश्तैनी मकान कभी नहीं लौटा। पता नहीं आज वो कहां है। सुहासिनी के पिता की मृत्यु सन 1985 में हो गई। तब तक जानकी को उन्होंने ही पाला। अब वो 24 साल की है और अपने एक रिश्तेदार के साथ रहती है।
एलएपी के 2 लोगों ने 25 फरवरी 1985 की सुबह पुलिस को एक कार एक्सीडेंट की खबर दी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस्माइल ने गाड़ी के मालिक का पता लगाया। गाड़ी अबू धाबी के एक इंश्योरेंस एजेंट जॉर्ज इब्राहिम के नाम रजिस्टर्ड थी। जॉर्ज इब्राहिम के दूर के साले सोलोमन को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जॉर्ज इब्राहिम मेरे कजिन मरियम का हस्बैंड? कल रात ये मुझसे टैक्सी मांग कर ले गया। आपकी टैक्सी? पर ये टैक्सी तो जॉर्ज के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये टैक्सी उसी की थी, लेकिन इसने मुझे चलाने को दिया था। वो सो काइंड। चेची को ये खबर कैसे बताऊंगा? आपको किसी पर कोई शक? साइन करो। मैं कह चुकी हूँ मैं साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करोगी? साइन नहीं करोगी तो चेची तुम्हारे हस्बैंड की आखिरी इच्छा कैसे पूरी हो गया है चेची? मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे मालूम है अगर मैंने साइन किया तो तुम मुझे मार डालोगे। देवदास बताओ उस चिट्ठा को कहाँ छुपा के रखा है? मैडम, सोलोमन सच कह रहा है। इब्राहिम सर मर गए। हो गया विश्वास? बस अब तो तुम्हारे हस्बैंड के ट्रस्टेड असिस्टेंट ने भी कह दिया। बस सिंगाचल, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख ही नहीं रहा है सर। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। लेकिन क्यों? कारण? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे शक को काफी कंफर्म करती है। जहां एक्सीडेंट हुआ, मेरा मतलब है मर्डर हुआ, रोड से मर्डर साइट तक गाड़ी के टायर मार्क बिल्कुल सीधे थे। लग ही नहीं रहा है कि एक्सीडेंट हुआ। पर सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी को आग कैसे लगी। और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि रबर के जो जले हुए टुकड़े वहां मिले हैं वो सर्जिकल ग्लव्स के हैं। ये जॉर्ज इब्राहिम की मौत से किस किस को फायदा हो सकता है? हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई जॉर्ज इब्राहिम को इस संसार से बुला लिया है। जॉर्ज इब्राहिम पिछले 13 सालों से गल्फ में एक इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहा था। अच्छा खासा कमा रहा था सर। यहाँ आलिपी में एक मकान बना रहा था सोलोमन की निगरानी में। पावर ऑफ अटर्नी भी उसी के नाम पर है। अच्छा, ये सोलोमन के बारे में क्या पता चला? जॉर्ज की वाइफ मरियम, उसका कजिन है वो। लेकिन मरियम की सोलोमन के साथ कुछ ठीक से नहीं पड़ती है। ये सोलोमन के बारे में और भी ज्यादा पता करो। यस सर। और मरियम? हाल ही में जॉर्ज ने 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की थी, जिस पॉलिसी के नॉमिनी मरियम है। ये मरियम के साथ जो खड़ा है वो कौन है? वो? हाँ, देवदास, अबू धाबी में जॉर्ज का असिस्टेंट था। जॉर्ज उस पर काफी ट्रस्ट करता था। परंतु बुराई से बचा। आमीन। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? आपको कैसे पता? आज के दिन आप यहाँ, मैंने सोचा कुछ आपकी मदद चाहिए जॉर्ज इब्राहिम के कातिल को पकड़ने के लिए। कातिल? सॉरी, इस वक्त मैं आपको परेशान कर रहा हूं। सिंगाचल, देवदास को थाने ले चलो। साहब, तभी तो हम तुमको बोलते हैं कि हमारा हेल्प करो। अभी हमारा हस्बैंड 3 दिन से घर को नहीं आया। अभी तुम्हारा वे कितना चिंता करेगा अगर तुम गुम हो जाएगा तो उसी तरह हम भी तो चिंता करते हैं। बोला ना, फोटो ले आओ। फोटो के बिना कुछ नहीं होगा। फोटो नहीं लाया।
चाहते क्या हैं आप लोग? वो आपने देवदास को क्यों पकड़ रखा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे देवदास के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सिंपल। इसके पहले मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। फोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, फोन करो, फाइल निकालो। उसने हमको 5 बजे फोन किया और वो बोला हमको कि हम 100 बार सुन चुका हूँ, मुझे भी रट गया है। तो तुम तो रट गया तो तुम उसको ढूंढता काहे नहीं है मैन? हम तुम्हें बताया कि उस दिन उसने पीला शर्ट और ग्रीन चेक वाला लुंगी पहना था। वो 8 फुट 10 इंच लंबा है और उसको मुच्छी भी है। और हम तुमको कहा फोटो, पहले फोटो। फोटो का क्या करेगा मैन? फोटो नहीं है। कृष्ण नायर, सोलोमन। हाँ सोलोमन। एलपी थाने में हूँ। अब्राहम के एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या करना है? कुछ भी करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने को कहा गया है। किसने? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए सोलोमन को थाने में बुलाया है। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं। बचने दे उसे हम। उसने हमारे साथ मेरे चेटा को मारा है और अब उसके अनुसार हमारे इंश्योरेंस के पैसे भरे हैं। वो मुझे भी मार डालेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम की मौत रात को 11 बजे हुई, एक्सीडेंट से ठीक 3 घंटे पहले। आपको पूरा विश्वास है? मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक ही होती है। उस रात 11 बजे देवदास कहाँ था? पता नहीं, शायद घर पर। झूठ बोल रहा है तो मैं उस रात घर पर था। उस रात तो घर पर नहीं था। अरे मैं घर पर था, कहीं और अब्राहम का खून कर रहा था। तू नहीं था तो कौन था? मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये देवदास को सर्जिकल ग्लव्स और ईथर कहां से मिला? ये तो सिर्फ अस्पतालों में मिलता है। उसका कोई डॉक्टर, कंपाउंडर या अस्पताल का कर्मचारी दोस्त है? काफी टेंस लग रहे हैं आप। नहीं तो। लीजिए। अब्राहम की मौत जलने से नहीं, ईथर पीने से हुई। उसे मारा गया, उसके बाद गाड़ी में डाला गया और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। देवदास ने ऐसा क्यों किया? देवदास ने ऐसा किया? गॉड, उसने अब्राहम को धोखा दिया। एक बात और समझ में नहीं आ रही है। अगर देवदास ने अब्राहम को जलाया तो आपके हाथ क्यों जल गए? सोलोमन ने मारा उसे। ये झूठ है, मैंने अब्राहम को नहीं मारा है। बहुत सबूत हैं, मोटिव भी है। अब्राहम की जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी भी तेरे नाम है। अब्राहम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होगा। अब्राहम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा खुद अब्राहम को होगा। क्या मतलब? अब्राहम जिंदा है। क्या? लेकिन लाश को तो तूने ही आइडेंटिफाई किया था। मैंने ये अब्राहम के कहने पे किया था। वो लाश उस आदमी की थी जिसको अब्राहम ने मारा। एक्सप्लेन योरसेल्फ। अब्राहम अबू धाबी में जिस इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी को काफी घाटा हो गया था। उस कंपनी ने फैसला किया कि वो अपने कर्मचारियों की छटनी करेगा। उसमें अब्राहम का भी नाम था और अब्राहम को यह बात पता चल गई। मैं पता कर चुका हूं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम। जरूर इसमें भी कुछ अच्छा होगा। चिट्टा, यहाँ अपने लोग हैं, वहां क्या था? सिर्फ पैसा। अब यहाँ हमारा नया घर बन रहा है।
घर? ये घर बनाने के लिए पैसा भी नहीं होगा। मैंने सारी जिंदगी अबू धाबी में इसलिए नहीं गवाई कि यहां आके नौकरी ढूंढता फिरूं। कंपनी के मालिक समझते मैं निकम्मा हूं। नो, they will pay for this. देवास, इंश्योरेंस के कागज। मेरा नाम भी है लिस्ट में। कितनी बार पूछेगा देवदास, कितनी बार पूछेगा? हैं? सर आपने मुझे नौकरी दिलाई थी, अब आप ही कुछ कीजिए साहब। मेरी इतनी बड़ी फैमिली, अगर नौकरी से निकाला गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अच्छा, मरेगा तो तेरी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा जितना तू सारी जिंदगी नहीं कमा सकता। यही तो फायदा है गल्फ में नौकरी करने का। सर्विस में मरो तो शेख लखपति बना देते हैं। मौत का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साहब। मौत के खेल में भी मजा है देवदास, पैसा भी। कुल मिलाकर 30 लाख, फिर सारी जिंदगी आराम। किस हिसाब से 30 लाख रुपए होते हैं? हिसाब लगाना मेरा काम है, तेरा काम है मुझसे इंस्ट्रक्शन लेना सॉलोमन। लेकिन नौकरी में रहते हुए आप मरे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे नहीं, मरियम को। हाँ, वही बाकी के 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन आपने इंश्योरेंस तो अबू धाबी में करवाई है। तो क्या हुआ, कहां भी मरूं पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं। मरियम, मेरी इंश्योरेंस 10 लाख की है। प्लान कामयाब हुआ तो तुझे 1 लाख। सॉलोमन, 10 लाख? इतनी बड़ी इंश्योरेंस? लोग छोटी मोटी इंश्योरेंस करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी मौत कब लिखी है। लेकिन मैं अपनी मौत की जगह और वक्त खुद तय करूंगा। आप फिर मरने की बात कर रहे हैं? मर कौन रहा है देवदास? प्लान सिंपल है। हम इब्राहिम की शक्ल का एक आदमी पकड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। पुलिस और पब्लिक की नजर में वो इब्राहिम होगा। एक सिंपल एक्सीडेंट होगा बस। और जब यह साबित हो जाएगा कि वो लाश मेरी है तो इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर देना और ये चिट्ठी मिस्टर डिसूजा को अबू धाबी भेज देना। फिर मैं थोड़ी दिन के लिए गायब हो जाऊंगा। तो मेरा क्या होगा जेठा? ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं मांग रहा हूं। किसी की जान लेकर, जब जॉर्ज इब्राहिम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम इतने पैसे का? जॉर्ज इब्राहिम मरेगा लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। अ न्यू नेम, अ न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू लाइफ। बड़ा अजीब आदमी है। एक्सीडेंट के बाद तो वो जॉर्ज इब्राहिम बनकर जी नहीं सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ठीक नहीं लग रहा। जरा सोचो, अगर किसी आदमी को ये पता चल गया तो इब्राहिम को जेल या फांसी, या उस आदमी का जिंदगी भर के लिए गुलाम। क्या कहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इब्राहिम सर को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हें परख रहा था। वैसे तुम्हें इस बेईमानी या ईमानदारी भरे काम के लिए मिल कितना रहा? चिट्टा, ये क्या कर रहे हो? बड़ी अजीब औरत है, हर बात तो बकबक करती रहती है, कुतिया। से बात करो। मालूमन ही क्यों, उसके बिना भी तो काम चल सकता है। चिट्टा, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। उसे खरीदना बहुत आसान है। तो सोचो, इब्राहिम कैसे मरेगा? सिंपल सॉलोमन, कार एक्सीडेंट। बढ़िया आइडिया। हम टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे, और वैसे भी अपनी टैक्सी खर्चा ज्यादा मांग रही है। इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा अलग से। लेकिन लाश तो इब्राहिम सर की नहीं होगी। इसलिए गाड़ी को चला देंगे, लाश का पता ही नहीं चलेगा। पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक जिंदा आदमी को गाड़ी में डालकर मारना मुश्किल होगा। उसे बेहोश कर देंगे? नहीं, बेहोश नहीं, मुर्दा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मारेंगे कैसे? पिस्टल? नहीं, ईथर पिला देंगे। सॉलोमन, ईथर इज अ साइलेंट किलर। लेकिन इब्राहिम जैसा आदमी मिलेगा कहां?
हीरोइन का पति महेश के जुड़वा के साथ में कुछ प्रॉब्लम। ये लाइन प्रोड्यूसर को बहुत फंटास्टिक लगा। आप दोनों अंडरग्राउंड माफिया का लोग, हीरोइन को पता नहीं लेकिन महेश को सस्पिशन। आप हीरोइन गिल्टी कि मरने से पहले अपने हस्बैंड को बताया नहीं। ए देवदास, कब आया? गल्फ में बहुत मनी बनाया। हाँ? ये देवदास शेख लोग अमीर बना दिया इसको। मैंने बोला फिल्म बना, कहता नो मनी। स्टोरी बोला फ्लॉप स्टोरी। ये शेख लोग पैसे के साथ साथ थोड़ा अकल भी देता तो। एक फोन करने का बोले रोजा नहीं है। गुड न्यूज, इडियट। प्रोड्यूसर को स्टोरी फंटास्टिक लगा। अपने आप को फिल्म डायरेक्टर समझता है। अगले हफ्ते साइनिंग अमाउंट, फिर ब्लॉकबस्टर, फिर अवार्ड ही अवार्ड, फिर अपन कर्जा लेगा नहीं कर्जा देगा। क्या कहते हो? अगर ये गायब हो जाए तो? बहुत लोग हैं इधर। मैं आधे घंटे में आता। ओके चलो चलो दे दो। हम दोबारा हाईवे पर निकले। मीलों तक गाड़ी चलती चली गई, कोई भी नहीं दिखा। जो कोई भी दिखा हो उसकी शक्ल इब्राहिम से नहीं मिलती थी। फिर इब्राहिम ने कहा कि छोड़ो जाने दो। तभी अचानक अजीब बात हुई। जल्दी खत्म करो अपनी कहानी। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और जब हम लोग टी स्टॉल के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा हम लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। वो आदमी सोजन मैथ्यू था। देवदास इधर तैयार है? वो आज बस का स्ट्राइक, मैं लिफ्ट नहीं देता, जमाना बड़ा खराब, लेकिन आप तो अपने ही लोग है ना देवदास? थैंक्स फॉर द लिफ्ट। और मेरा स्टोरी सुने, में पता है मैं हीरोइन महेश से मैरिज किया, महेश का एक जुड़वा मेले में बिछड़ गया। हाँ, प्रोड्यूसर बोला सोजन फंटास्टिक स्टोरी। ड्रिंक बनाना देवदास। नहीं नो थैंक्स, मैं नहीं पीता। पियो, तुम्हारे फिल्म की खुशी में। फिल्म सिल्वर जुबली हो जाएगा तो सबको पिलाएगा। नो नो ना। देवदास उसे पिलाने की कोशिश करता रहा। सोजन पी नहीं रहा था। देवदास को गुस्सा आ गया। उसने जबरदस्ती सोजन को ईथर मिली इसकी पिला दी। फिर हम लोगों ने उसके कपड़े बदले और टैक्सी को एकांत में ले गए और इब्राहिम ने उसे चला दिया। वो लाश इब्राहिम की नहीं थी, सोजन की थी। बेचारा सोजन। झूठ है, सब झूठ है। मैंने सोजन को नहीं मारा। तो किससे मारा तूने? सोलोमन ने सर को मारा था। उसने कहा कि तेरा सर मर चुका है। अगर इब्राहिम सर जिंदा होते तो मरियम मैडम को जरूर कांटेक्ट करते। सोलोमन ने ही मुझे खुद बताया कि इब्राहिम साहब मारा गया है, इसलिए तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम कैसे मान लें कि वो लाश सोजन की थी? बाहर वो जो लेडी बैठी जो अपने पति का रोना रो रही है, उससे उसके पति का नाम पूछिए। साहब कितनी बार पूछेगा उसका नाम? हम कितनी बार बताएंगी? हमने बताया है हमारे मिसिंग हस्बैंड का नाम है सोजन मैथ्यूज। सोजन, SOJAN, सोजन। सिंगल कमरा चाहिए। नाम? सोजन मैथ्यूज। यस, वो JAN, सोजन।
कहा कि लेफ्ट में आखिरी कमरा राजी का था। पेपर में पढ़ा एलसी के पास वाला एक्सीडेंट बहुत कंफ्यूजन है। कहते हैं वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। कोई दूसरा मर गया, वो जिंदा है। कुछ इंश्योरेंस का मामला है। क्या आप बता सकते हैं कि 24 तारीख को सोजन मैथ्यूज ने आपको कहां से फोन किया था? साहब किसी बस स्टॉप से किया होगा, या पता नहीं साहब कहाँ से। सुना है गायब होना उसकी पुरानी आदत है। पहले ऑलवेज हमें फोन करता था साहब, हमको बता के जाता था। पर वो इस तरह से गायब क्यों होता रहता है? साहब हमने उसको बहुत समझाया, हमने उसको बोला कि फिल्म का चक्कर छोड़े। उस पर बहुत लोगों का पैसा उधारी था साहब। अब कर्जदार उसको तंग करता था तो वो गायब हो गया साहब। किसी जॉर्ज अब्राहम से कभी पैसा उधार लिया है? मैंने हम किसी जॉर्ज अब्राहम को नहीं जानता है। एक रिपोर्ट लिखवानी है। आप जॉर्ज अब्राहम? मेरे पति, मैं मरियम। पंजाब हमारे हस्बैंड का क्या होगा साहब? एक मिनट। सोलोमन ने मेरे हस्बैंड का बुलाया है, एफआईआर दर्ज करवाना है। पंजाब हम इधर कब तक वेट करेगा साहब? सुबह से बैठे हैं। आप थोड़ी देर और रुकिए प्लीज। लेकिन सोलोमन तो कहता है कि जॉर्ज अभी जिंदा है और ये सारा ड्रामा उसी ने क्रिएट किया है, और आप भी उस ड्रामे का एक कैरेक्टर हैं। आप सोलोमन का विश्वास कैसे कर सकते हैं? बचने के लिए वो कोई भी कहानी बना सकता है। पहले उसने इब्राहिम सर के प्लान का फायदा उठाया, और अब मैंने तो इब्राहिम सर से पहले ही कहा था कि यह प्लान ठीक नहीं है। फिर भी तूने उसका साथ दिया, सोजन को मार डाला। मैंने सोजन को नहीं मारा है, मैं तो गाड़ी में आगे बैठा हुआ था इब्राहिम सर के साथ। सोलोमन पीछे बैठा था, सोजन भी उसी के साथ बैठ गया। उसी ने सोजन को ड्रिंक पिलाया, उसी ने सोजन को मारा। उसके बाद हम लाश को इब्राहिम सर के घर ले गए। कभी माफ नहीं करेगा। अरे चुप करो, ये सब क्या लाला तुमने? ये लेक्चरबाजी का टाइम नहीं है मरियम। दे रही हूँ मैं। एक किसी तरह बोलती रहेगी तो हम कैसे करेंगे? हमारा बेटा आउट हो चुका है। रहेगी आपको अब ये पूरी तरह हमारा नहीं है, सांसें चल रही है इसकी। पूरी गिने का क्या? सांस चल रही है तो बंद हो जाएगी। चल बाहर चल, मुझे इब्राहिम से बात करनी है। चल चल चल। हम लोगों ने बराबर का खतरा उठाया है, इसलिए हिस्सा भी बराबर बराबर होना चाहिए। बस बंद कर, लाश गाड़ी में डाल। मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूं, क्या बोलते हो? 50-50। काम पहले काम बाद में। 15 लाख। मरियम, अंगूठी, छठा की अंगूठी पहनाओ इसे। मरियम, अब हम कुछ दिनों के लिए मिलेंगे नहीं। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? वो इंश्योरेंस पेपर साइन करके क्लेम फाइल कर देना, और वो चिट्ठी अबू धाबी मिस्टर डिसो को भेज देना। छठा मत जाओ प्लीज, मेरा दिल कहता मत जाओ। मरियम, मरियम हिम्मत रखो, कुछ दिनों की तो बात है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे वकील नायर से मिल लेना। वो दोनों कर लेंगे ना बाकी का काम। सुलेमान को मैं ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट नहीं करती इसलिए तो मुझे जाना जरूरी है। तो क्या सोचा तुमने? 2 लाख। एक जान तो मैं लूंगा। एक जान की कीमत 2 लाख, और दूसरी जान 30 लाख। सोलोमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम धोखा नहीं दे सकते। 30 लाख के लिए तो मैं सबसे पहले तेरी जान लूंगा। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पहले काम खत्म करो।
लो, मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ। पहले काम खत्म करते हैं। वेट सोलमन। देवदास, तुम यहाँ रुको और संभालो। हो सके तो यहाँ किसी को भटकने नहीं देना। हमारे वापस आने तक वेट करना, फिर आगे प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ। एक विस्की हो जाए। इतना अंधेरा था कि मुझे दूर जलती आग के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैं वहीं वेट करता रहा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मैं बहुत थक गया था, डर भी लग रहा था। वापस इब्राहिम सर के घर लौटा तो देखा सोलोमन वहां पहले से पहुंचा हुआ है और इब्राहिम सर नहीं। मैंने देखा सोलोमन के हाथ बुरी तरह से जले हुए हैं। उसने मुझे बताया कि उसने इब्राहिम सर को मार डाला है और मुझे भी मार डालेगा अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो। उसने कहा इंश्योरेंस के कागज में से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसने मरियम मैडम से इंश्योरेंस के कागज पर साइन कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मरियम मैडम नहीं माने। मरियम मैडम को विश्वास था कि इब्राहिम सर उसे जरूर कांटेक्ट करेगा। वो लाश इब्राहिम की थी और सोजन? मालूम नहीं, यह हो सकता है सोजन अभी जिंदा हो। इंस्पेक्टर इस्माइल की उलझन बढ़ती जा रही थी। अब उसके सामने एक ही रास्ता था। पहचान के लिए उसने लाश को निकालने का फैसला किया। साथ ही उसने देवदास, सोलोमन और मरियम को साजिश और कत्ल के जुर्म में हिरासत में ले लिया। निकाली गई लाश पर से उसे एक अंगूठी मिली। लेकिन पहले आपसे और क्या बात है? साहब सोजन का है साहब। आप बैठिए प्लीज बैठिए। सोजन का है। देखिए, आप पानी पीजिए। एक बैड न्यूज है। देखिए, शायद सोजन मर चुका है या उसको किसी ने मार दिया है। पहले तुम बोला कि तुम उसको ढूंढेगा, अभी जब नहीं मिला तो तुम कहते कि वो मर गया। देखिए, और साहब, हमारे सोजन को कोई क्यों मारेगा? देखिए, लाश किसी की भी हो सकती है, शायद इनके पति की। आप दोनों ही बता सकती हैं। लाश बहुत बुरी तरह जल चुकी है, पहचान में नहीं आ रही है। बस सिर्फ एक अंगूठी मिली है, उसी से पता चल सकता है कि लाश किसकी है। रंगेचंद, ये अंगूठी किसकी है? सोजन। पर साहब, वो आपको बोला कि वो हाफ एन आवर में आता है। ये अंगूठी किसकी है? जॉर्ज ने आदमी से अंगूठी बदल ली थी। अगेन जॉर्ज, ये बार बार जॉर्ज का याद है। मैन, हमको नहीं पता ये जॉर्ज कौन है, हमको बताओ। हमारा सोजन का है साहब। एनी को अभी भी विश्वास था कि उसका सोजन जिंदा है। लाश को एक बार फिर दफनाया गया, लेकिन अब उसकी कब्र बेनाम थी। केरला पुलिस ने मरियम, सोलोमन और देवदास के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया और अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। इधर मरियम ने जॉर्ज के वकील नायर को कांटेक्ट किया, तो उधर सोलोमन ने मरियम और देवदास से एक बार मिलने की स्पेशल परमिशन मांगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम हो ही झूठे, बचपन से हमेशा झूठ बोला। अरे अपने गॉडफादर को धोखा दिया तुमने। अंगूठी देखकर भी मैं मानूं कि वो जिंदा है। चेची, तुम जॉर्ज को मुझसे ज्यादा जानती हो। वो इतनी महंगी डायमंड रिंग यूं ही नहीं खो जाने देता। उसने वो अंगूठी वापस ले ली थी। झूठ, फिर झूठ। तुमने खुद मुझे उस रात कहा था कि जॉर्ज मर गया है। और मुझसे भी। यार सोलोमन, अब ये खेल खेलना बंद करो। तो खेल मैं पहले खेलना चाहता था। मैंने सोचा था कि इंश्योरेंस का पैसा मिलते ही मैं चेची को मार डालूंगा,
उसके बाद फिर ये सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ मेरा होगा। तुम्हें जीसस कभी माफ नहीं करेगा। बस बस, आपस में लड़ोगे तो सब मरोगे। अरे यहां से बच निकले तो सारी जिंदगी पड़ी है झगड़ा करने के लिए। देवदास, तुम्हें कैसे पता चला कि सोलोमन ने इब्राहिम को ही जलाया? उस रात बहुत अंधेरा था। कुछ दिन वेट करो, जॉर्ज हमसे कांटेक्ट करेगा। तुम चुप करो। मुझे पूरा विश्वास है। अदालत विश्वास नहीं, सबूत मांगती है, और हमें तो अभी इस सबूत को भी साबित करना है कि लाश किसकी है। सोचन की है। मुझे मालूम है वो चट्टा की लाश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चट्टा के कहने पे ये सब कर रही हो? अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस किया तो? डबल क्रॉस? डबल क्रॉस तो तुमने किया है। तुमने चट्टा को मारा है। एक मिनट, अगर दोनों में से कोई भी मरा ना हो तो फिर लाश किसकी? एग्जैक्टली। अगर हम अदालत में यह साबित कर दें कि दोनों में से लाश किसी की नहीं है, मतलब ये कि यह साबित करने की कोशिश करें कि शायद दोनों जिंदा हो, तो शायद तुम तीनों बच सको। लेकिन इसके लिए सोलोमन को यह कहना होगा कि लाश सोजन की नहीं है, और मरियम को यह कहना होगा कि लाश इब्राहिम की नहीं। पत्रकारों ने इस केस में काफी दिलचस्पी दिखाई। इब्राहिम जिंदा है या नहीं, उस वक्त का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। इस बीच मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा, जहां यह बड़ी आसानी से साबित हो गया कि इब्राहिम ने यह मौत का खेल रचा था। जिस आदमी से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा गया और जिस लैब टेक्नीशियन से ईथर लिया गया, दोनों ने देवदास और सोलोमन की पहचान की। लेकिन अभी भी सवाल बाकी था, आखिर कत्ल किसका हुआ? जॉर्ज अब्राहम इस बात को अच्छी तरह जान चुका था कि अगर वो नौकरी में रहते हुए मरेगा तो उसकी कंपनी उसे 20 लाख रुपए का हर्जाना देगी, और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का उसका लाइफ इंश्योरेंस। योर ऑनर, इतनी बड़ी रकम के आगे उसे अपनी मौत अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती नजर आने लगी, और इस रकम को हासिल करने के लिए उसने अपनी ही मौत का एक भयानक खेल खेला। एक बेकसूर को अपनी लालच का शिकार बनाया, उसे बेरहमी से कत्ल किया, और फिर यह साबित करने की कोशिश की कि वो लाश उसकी अपनी यानी जॉर्ज अब्राहम की है। और इस घिनौने खेल में सोलोमन, देवदास और मरियम ने उसकी मदद की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि जो लाश पुलिस को मिली वो उस आदमी की थी जिसे प्रोसिक्यूशन लॉयर जॉर्ज अब्राहम का शिकार बता रहे हैं। सबूत है योर ऑनर, उस आदमी की पत्नी एनी मैथ्यूज ने उस अंगूठी को जो लाश पर से मिली है पहचाना है। वो अंगूठी सोजन मैथ्यूज की ही है। योर ऑनर, एक अंगूठी जो बुरी तरह से जल चुकी थी उसे हम सबूत कैसे मान सकते हैं? और फिर ऐसी अंगूठियां तो आम हैं, खुद प्रोसिक्यूशन लॉयर ऐसी ही एक अंगूठी पहनते हैं। क्या आप अपनी अंगूठी जज साहब को दिखाएंगे? योर ऑनर, हमारे पास लैब रिपोर्ट भी मौजूद है। लाश को खोद कर निकाला गया है और उसको सोजन मैथ्यूज की तस्वीर के साथ सुपर इम्पोज किया गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। योर ऑनर, उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि लाश का जबड़ा और स्कल कैप बुरी तरह से जल चुके हैं, इसीलिए पूरी तरह से सुपर इंपोजिशन मुमकिन नहीं था। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कहती है कि मौत ईथर से हुई है। सोजन को ईथर पिलाया गया था। लेकिन इससे यह कहां साबित हुआ कि लाश सोजन की थी? ईथर तो किसी को भी पिलाया जा सकता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन लॉयर अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। ना तो यह साबित कर पाए हैं कि वो लाश सोजन की थी, और ना यह साबित कर पा रहे हैं कि वो लाश अब्राहम की नहीं थी। क्योंकि यह जानना मुश्किल हो रहा है कि मरने वाला कौन था, यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो अपनी तहकीकात जारी रखे, ताकि अदालत ये जल्द से जल्द जान सके कि सोजन और अब्राहिम में से कौन जिंदा है और कौन नहीं। सॉरी, तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। और हमको मालूम हमारा सोजन जिंदा है। जिंदा है तो आता क्यों नहीं? तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आता? ऐसा शायद ही कभी होता है कि जब केस अदालत में हो और पुलिस से दोबारा तहकीकात कराई जाए। ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से कौन जिंदा है, पुलिस ने देश भर में छानबीन शुरू कर दी। जा रहे हो साहब? आप इतने दिन से यहाँ?
आदत पड़ गया आपको। 3,400 रुपये। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बाहर जाके लेफ्ट, थोड़ी दूर। तुम यहाँ के मैनेजर हो? हाँ। इन दोनों में से किसी को पहचानते हो? हाँ। तुम्हारे टूरिस्ट लॉज में जो आदमी ठहरा था, क्या नाम बताया था उसने अपना? सोजन मैथ्यूज। देखो, इन दोनों में से है कोई वो? कौन? ये वाला। योर ऑनर, अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि जॉर्ज एब्राहम जिंदा है और सोजन मैथ्यूज मर चुका है, और उसे एब्राहम, सॉलोमन और देवदास ने बहुत बेदर्दी से कत्ल किया, और इस संगीन जुर्म में मरियम ने उसका साथ दिया। योर ऑनर, इससे सिर्फ यह साबित होता है कि अब्राहम जिंदा है। यह साबित अभी तक नहीं हुआ कि सोजन मर चुका है। आईपीसी की धारा 302 के मुताबिक कत्ल के केस में ये जरूरी नहीं है कि मरे हुए इंसान की शिनाख्त, जरूरत इस बात की है कि जुर्म साबित है। अदालत का यह मानना है कि सोलोमन और देवदास ने कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया, लिहाजा ये अदालत उन दोनों को उम्र कैद की सजा दी। मरियम का हाथ इस जुर्म में साबित नहीं हुआ, लिहाजा ये अदालत उसे बरी कर। जब भी जॉर्ज इब्राहिम पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस ने इब्राहिम के सिर 2 लाख का इनाम रखा। मरियम के घर की तलाशी में उन्हें जॉर्ज इब्राहिम के लिखे तमाम खत मिले। इन खतों से पता चला कि पिछले 1 साल से जॉर्ज इब्राहिम एलएपी में ही था, जबकि पुलिस उसे देश भर में तलाश कर रही थी। हेलो कृष्ण नायर। जॉर्ज इब्राहिम। इब्राहिम? अरे कहाँ हो तुम? बॉम्बे में। इब्राहिम, तुम्हें पता है तुम्हारे सर पर 2 लाख का रिवॉर्ड है, और देवदास और सोलोमन। वो छोड़ो नायर, अगर मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं तो क्या तुम मुझे बचा पाओगे? जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। एक काम करो, तुम मुझे आधे घंटे में फोन करो। भाई, हाँ, मैं कृष्ण नायर। अब्राहम ने मुझे फोन किया है, वो बॉम्बे में है। इब्राहिम जैसे दिखने वाले और इब्राहिम नाम के काफी लोगों को पकड़ा गया, लेकिन जॉर्ज इब्राहिम को कभी नहीं। कहा जाता है कि असली जॉर्ज इब्राहिम को एक बार किसी और सिलसिले में पकड़ा, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि वो पहचाना नहीं गया। आज भारत के हर नागरिक को जॉर्ज इब्राहिम को गिरफ्तार करने का हक है। सोलोमन और देवदास आज भी जेल में सजा काट रहे हैं, और 1999 के अंत में उनकी सजा खत्म होगी। मरियम इसके बाद वापस अबू धाबी चली गई। कहा जाता है कि इब्राहिम आज भी उससे संपर्क करता है।